हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है, इसको हमारे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इन्होंने बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्टली मेंशन नहीं करी है। जैसे नॉर्मली किसी भी एडवर्टाइजमेंट में आपको डेजिग्नेशन के बगल में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा होता है, इन्होंने ऐसा नहीं मेंशन करा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग अगर इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक चीज को क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपके लिए, आपसे मेरा मतलब है जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है और जिन्होंने भी अपनी एलएलएम कंप्लीट कर ली है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, वो इस पूरी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए इसमें मैक्सिमम पोजीशंस में कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करा है यूपीपीएससी ने। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया में भी इन्होंने बहुत बड़ा एज क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें मैक्सिमम लोग कवर हो सकते हैं। आप इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 6 लीगल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस एडवर्टाइजमेंट में 6 डेजिग्नेशंस के लिए आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप सभी लोग यूपीपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे या फिर पीसीएस एग्जाम के थ्रू जरूर जानते होंगे, इन्होंने 1 जनवरी 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था। और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट भी इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही मेंशन करी है। आपको इस फॉर्म को बिफोर 2 फरवरी 2024 फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ आपको अपनी फी पेमेंट बिफोर 29 जनवरी 2024 कर देनी है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2024 के बाद कभी भी कर सकते हैं और अपनी फी पेमेंट आपको 29 जनवरी 2024 से पहले कर लेनी है और आप अपना फाइनल सबमिशन 2 फरवरी 2024 से पहले कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आप जैसे ही फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जिस भी डेजिग्नेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तब वहां पर जाके आप उसे अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन केस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई आपकी क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के थ्रू या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही आप लोग मुझे कमेंट या टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट का टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपनी आगे की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम अपने आगे का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये सारी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी कैंडिडेट्स को और देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। सबसे पहले हमें इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने हमें हाईलाइट करके बताया येलो मार्कर से कि आपको अपने इस फॉर्म के लिए ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है जो भी हमारे कैंडिडेट यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस और हमारे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो आपकी 100 रुपीज रखी गई है और आपकी प्रोसेसिंग फी जो रखी गई है वो 25 रुपीज रखी गई है।
यानी टोटल जो आपकी फीस आपको पे करनी है 125 रुपीज पे करनी है। और जो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो आपकी 65 रुपीज है। और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 25 रुपीज की एप्लीकेशन फी रखी गई है। और हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए भी 65 रुपीज की एप्लीकेशन फी है। ये जो आपका पूरा फी है ये आपके सिर्फ प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए रखी गई है। यानी जो भी कैंडिडेट हमारे प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे उसके बाद उन्हें मेंस के लिए फिर से फी को पे करना पड़ेगा। आगे मैं अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन क्राइटेरिया जब बताऊंगा वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें मेंशन कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग, यानी कि हम एलएलबी ग्रेजुएट्स कौन कौन सी डेजिग्नेशन के लिए इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है हमारा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। हम एएलसी की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम जिस दूसरी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है हम सब रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारी 4 डेजिग्नेशन हो गई हैं। इसके बाद जो 5th डेजिग्नेशन है जिसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो है हमारी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। इस डेजिग्नेशन के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक डेजिग्नेशन और अप्लाई कर सकते हैं जो कि है हमारी लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन। तो टोटल हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 6 डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हम एज अ फ्रेशर, यानी कि सिर्फ हम अगर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं और हमने सिर्फ एलएलबी करी है तो हम लोग कौन कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपसे एलएलबी की डिग्री मांगी गई है, कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। साथ ही साथ दूसरी डेजिग्नेशन जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वो है आपकी एएलसी की डेजिग्नेशन, जो कि है आपकी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। इसमें भी आपसे कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करा गया है, सिर्फ आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी डेजिग्नेशन जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो है असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें भी आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी चौथी डेजिग्नेशन के बारे में, जो कि है हमारी कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट असिस्टेंट, जो कि हमारी 4th डेजिग्नेशन है। इसमें आपके लिए थोड़ी चीजें अलग रखी गई हैं। इन्होंने मेंशन करा है कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और इन्होंने बोला है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस की जिसमें आपने फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई होनी चाहिए। यानी अगर किसी कैंडिडेट ने बीटेक कंप्लीट कर रखी है उसके बाद उसने एलएलबी करी है, और या फिर किसी कैंडिडेट ने अपनी बीएससी करी है जिसमें उसने फिजिक्स सब्जेक्ट को भी पढ़ा है, तो वो इस प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। यानी आपने बीटेक या बीएससी करी हो और उसके बाद आपने एलएलबी करी हो तो आप लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट के लिए आपसे इसमें ये सारी चीजें डिमांड करी गई हैं। तो अब बात कर ली हमने अपनी चौथी वैकेंसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम अपनी 5वीं वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप एज अ लॉ ऑफिसर अप्लाई करेंगे। अब इस लॉ ऑफिसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इन्होंने बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। यानी अगर आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारी जो शुरुआत की 3 डेजिग्नेशन है उसमें हमें सिर्फ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। उसके बाद जो मैंने आपको चौथी वैकेंसी बताई उसमें आपको बोला है कि आपके पास बीएससी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपने एलएलबी की डिग्री करी हुई होनी चाहिए, अभी आप उस चौथी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 5वीं जो इन्होंने डेजिग्नेशन बताई वो हमारी लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन है। इसमें सिर्फ एलएलबी ग्रेजुएट मांगा है लेकिन 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है कि आपके पास एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम अपनी छठी वैकेंसी के बारे में, यानी कि 6th वैकेंसी के बारे में। 6th वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट ने अपनी एलएलएम कर रखी है यानी वो मास्टर्स डिग्री होल्डर है, वो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये 6 डेजिग्नेशन थी और इन 6 डेजिग्नेशन के हिसाब से मैंने आपको पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस बता दिया है कि कौन से डेजिग्नेशन में क्या एक्सपीरियंस रखा गया है, कहां पर एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं और कहां आपसे मास्टर्स की डिग्री मांगी गई है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एज क्राइटेरिया में बोला है कि अगर आपकी एज बिलो 21 ईयर्स नहीं है और अबव 40 ईयर्स नहीं है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपकी एज
21 साल से ऊपर होनी चाहिए और 40 साल से नीचे होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको अपनी एज जो कैलकुलेट करनी है वो आपको जुलाई 1 2024 के अकॉर्डिंग करनी है, यानी 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आप अबव 21 होने चाहिए और बिलो 40 ईयर्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो यूपी का रेजिडेंट भी है, तभी उसे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे यूपी पीएससी वाले। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको रिजर्व कैटेगरी के तौर पे जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आपको 5 साल का दिया जाएगा, और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा यूपी पीएससी। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें यूपी पीएससी आपका सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के एग्जाम के लिए आपको फिर से फी पेमेंट करनी होगी, जिसको मैं एक बार आपको बता देता हूं। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मेंस की जो आपकी फीस है वो आपकी 225 रुपीज रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो मेंस की फीस रखी गई है वो 105 रुपीज रखी गई है। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मेंस के लिए फीस रखी गई है वो आपकी 25 रुपीज रखी गई है। तो ये आपकी मेंस की फीस है। मेंस को कैंडिडेट जो भी क्लियर करेंगे उसके बाद फाइनली आपका वाइवा यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो आपका ये पूरे प्रोसेस में 3 फेजेस होंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर उसके बाद आपका मेंस, उसके बाद आपका वाइवा यानी पर्सनल इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे और ये दोनों ही एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में आपके टोटल 8 पेपर होंगे, यानी सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा वो आपका जनरल हिंदी का होगा जो कि आपका 150 मार्क्स का होगा। इसके बाद पेपर 2 आपका एसए का होगा जो कि आपका 150 मार्क्स का होगा। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, ये 6 के 6 पेपर आपके 200 मार्क्स ईच के होंगे और ये आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे, यानी ये 6 एग्जाम आपके लॉ के रिलेटेड होंगे और ये आपके रिटन पेपर होंगे, यानी ये आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको जो पहला लिंक दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन कर कर इसको पढ़ सकते हैं। आप जब इसके पेज नंबर 7, 8 और 9 पे जाएंगे तो आपको तीनों पेजेस पे आपका पूरा सिलेबस आपको मेंशन करा गया है, जो कि मैं आपको एक बार आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये आपका पूरा सिलेबस है। मैं चाहूं तो इसको पढ़ के भी आपको बता सकता हूं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो आप लोग इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करने में कोई क्वेरी आएगी तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने आगे की प्रिपरेशन शुरू कर पाए। तो ये पूरे इस एडवर्टाइजमेंट की आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। बाकी अगर आप सभी लोग एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपको हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। इस चैनल पे आपको हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में बताया जाता है, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा।